we are going to study chapter number 3. Chapter number 3 is research, methods and analysis. Research, methods and analysis is going to be our chapter number 3. Okay, so this is for paper 1, chapter number 3. ओके सो देखो, हमने एवरीडे लाइफ में अगर देखेंगे, हम सोसाइटी को ऑब्जर्व जैसे करते हैं, हम ना एकदम से इंसान के ओपिनियंस फॉर्म कर लेते हैं. ठीक है, कोई भी इंसान है उसको लेकर हमारा एक ओपिनियन रहता है. कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी ट्रेडिशन है, इवन कोई भी सोशल प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्या करते हैं, एकदम जज कर लेते हैं, एकदम ऑब्जर्व कर लेते हैं और एक हमारा ओपिनियन जो है बिल्ड हो जाता है उस इंसान के प्रति या उस इंस्टीट्यूशन के प्रति. ठीक है, लेकिन देखो ये जो ओपिनियंस होते हैं ना, दीज ओपिनियंस, ठीक है, ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं. क्या होते हैं? हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी कि हमारी सोच, हमारा खुद का क्या पर्सपेक्टिव है, हमारे खुद की इमोशंस क्या हैं, ठीक है, हमारे बिलीव्स क्या हैं, या हमारी एक लिमिटेड ऑब्जर्वेशन. देखो, हमने किसी को ऑब्जर्व किया, कुछ टाइम के लिए ऑब्जर्व किया और हमने एक बड़ा सा चिट्ठा उस इंसान के लिए बना लिया, ये ऐसा है, ये वैसा है, हालांकि हमने जस्ट लाइफ का या उसकी एक डे का एक पार्ट को ऑब्जर्व किया है. देन ओनली वी हैव दिस लॉन्ग एक्सप्लेनेशन फॉर दैट पर्सन कि इसने ऐसा किया, इसने ये किया, इसके पीछे ये हो सकता है. तो हमारी लिमिटेड ऑब्जर्वेशन रहती है और हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहते हैं जब हम एक ओपिनियन बिल्ड करते हैं किसी इंसान के लिए या किसी इंस्टीट्यूशन के लिए. ठीक है, तो जब हम सोशियोलॉजी की लेकिन बात करते हैं, तो सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन डज नॉट रिलाई ऑन सच कैजुअल अंडरस्टैंडिंग. ओके, जो सोशियोलॉजी है एक डिसिप्लिन की तरह, एक डिसिप्लिन का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब होता है एज अ सब्जेक्ट. ओके, sociology as a discipline does not rely on casual understanding. Does not rely on casual understanding कि कुछ भी देख लिया, कुछ भी हमने उस पर ओपिनियन बिल्ड कर लिया, कुछ भी ओपिनियन फॉर्म कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है. बल्कि ये क्या करता है, इंसिस्ट करता है ऑन सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी. सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी of society. Scientific study of society. Okay, और इसी systematic and scientific study of society को social research कहते हैं. ठीक है, इसी systematic and scientific study को जो हम society की करते हैं उसे social research कहते हैं. ठीक है, हमारा आप चैप्टर देखो, चैप्टर का नाम है रिसर्च मेथड्स. रिसर्च के सारे मेथड्स और उनका एनालिसिस. ठीक है, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ सोशल रिसर्च. ठीक है, सोशल रिसर्च क्या है. तो आप कह सकते हो कि सोशल रिसर्च रेफर्स टू अ प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ सोशल रियलिटी. एंड ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन of social reality. Okay, it aims to understand how society functions, कि society कैसे function करती है. How does a society functions, how social relationships are structured, कैसे जो social relationships हैं वो structured किए जाते हैं. ठीक है, कैसे आप कह सकते हैं कुछ पैटर्न्स रिपीट करते हैं अक्रॉस टाइम एंड स्पेस. अक्रॉस टाइम एंड स्पेस फ्यू पैटर्न्स दे रिपीट देमसेल्व्स. तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी सोशल रिसर्च है ये एक सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी है और एक बहुत ही प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में की हुई सिस्टमैटिकली की हुई रिसर्च है. और ये रिसर्च किस चीज़ की है, ये एक सोशल रियलिटी की है. सोशल रियलिटी जो एक्चुअल में हो रहा है उस चीज़ की एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है एक बहुत ही सिस्टमैटिक वे से, और ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन हो रही है जिसमें आपकी पर्सनल एक्सपीरियंसेस का कोई रोल नहीं है. इट इज़ नॉट सब्जेक्टिव. सोशल रिसर्च इज़ नॉट सब्जेक्टिव, इट इज़ ऑब्जेक्टिव इन नेचर. ओके, अब हम कहते हैं कि व्हाट मेक्स सोशल रिसर्च डिफरेंट फ्रॉम कॉमन सेंस इज इट्स मेथडोलॉजिकल रिगर. क्या मतलब है इस बात का
जब हम सोशल रिसर्च को एक कॉमन रिसर्च से जोड़ते हैं कि इसमें और इसमें ऐसा क्या स्पेशल, एक रिसर्च है, सिंपल रिसर्च है, ठीक है, वो है उसके मेथड्स को यूज़ करना। और क्वेश्चन, और हमारा जो चैप्टर है वो यही है कि सोशल मेथड, सोशोलॉजिकल मेथड्स को, रिसर्च मेथड्स को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आवर चैप्टर इज अबाउट रिसर्च मेथड्स, रिसर्च मेथड्स को हम पढ़ रहे हैं। उस चीज़ का मेथडोलॉजिकल जो रिगर है वो उस चीज़ को स्पेशल बनाता है और डिफरेंट बनाता है। अब एक सोशोलॉजिस्ट होगा ना, वो कभी भी रैंडमली कोई चीज़ कंक्लूड नहीं करेगा, उसका नाम ही सोशोलॉजिस्ट है, ठीक है। वो फैक्ट्स चेक करेगा, अच्छे से उसकी ऑब्जर्वेशन करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, एक बहुत प्लान्ड तरीके से, एक सिस्टमैटिक वे में, ठीक है। तो एक सोशोलॉजिस्ट वो रैंडमली नहीं करेगा, और कोई भी चीज़ को कंक्लूड वो रैंडमली नहीं करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वो कंक्लूड करता है, एक सोशोलॉजिस्ट, उसका कंक्लूजन क्या है, वो कह रहा है कि पावर्टी कॉजेस क्राइम, ठीक है। अगर पावर्टी है तो क्राइम बढ़ेगा, ठीक है, और उसी पावर्टी के कारण से क्या होता है, क्राइम होता है। सोशोलॉजिस्ट जो होंगे उन्होंने बहुत रिसर्च की होगी, तब जाके ये स्टेटमेंट या फैक्ट दिया होगा। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एजुकेशन पे हम ले लेते हैं, जैसे एजुकेशन लीड्स टू सक्सेस। हम कह रहे हैं एजुकेशन जो है वो सक्सेस को लीड करती है, तो एक सोशोलॉजिस्ट ने ऐसे रैंडमली नहीं कहा होगा, इसके पीछे उसकी कड़ी मेहनत होगी और बहुत उसने रिसर्च की होगी, तब जाके ये स्टेटमेंट्स निकले, ठीक है। अब उसने रैंडमली ये चीज़, तो आपको मैंने बताया, वो ये नहीं कहेगा, ठीक है। ही विल नॉट से कि अच्छा पावर्टी से ये हो जाता है, वो हो जाता है। उसके अगर उसने कोई चीज़ कही है या क्या, मतलब उसका एक स्टेटमेंट रहा है, कंक्लूजन रहा है, तो उसके पीछे उसकी सिस्टमैटिक प्लानिंग रहेगी, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इन्वेस्टिगेशन रहेगी, ऑब्जेक्टिव रियलिटी को ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेट करेगा और ऑब्जेक्टिवली नज़रिए से देखेगा, ठीक है। उसमें उसका पर्सनल बायसनेस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस नहीं आएंगी, ठीक है। अब सोशोलॉजिस्ट क्या करेगा, अगर सोशोलॉजिस्ट रैंडमली ये स्टेटमेंट नहीं देगा, एजुकेशन लीड्स टू सक्सेस या पावर्टी कॉजेस क्राइम, तो फिर सोशोलॉजिस्ट क्या करेगा, व्हाट ही विल डू, और व्हाट इंस्टेड ही कैन डू, वो डेटा कलेक्ट करेगा। क्या करेगा, डेटा कलेक्ट करेगा, पहले वो सारे रिलेशनशिप्स को टेस्ट करेगा कि ऐसा कुछ है भी, मतलब इनका पावर्टी का और क्राइम का कोई रिलेशन है आपस में, एजुकेशन का सक्सेस का रिलेशन है कोई आपस में, यानी कि टेस्ट करेगा इनकी रिलेशनशिप्स को, कंपेयर करेगा केसेस, और एक केस तो है नहीं, ठीक है। कोई पावर्टी में रह रहा है अगर कोई इंसान, तो ज़रूरी नहीं है वो क्राइम कर रहा होगा, तो हाउ कैन यू गिव सच अ बोल्ड स्टेटमेंट, है ना। तो बात ये है कि वो रैंडमली नहीं कहेंगे, वो बहुत सिस्टमैटिक वे में स्टडी करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे, रिलेशनशिप्स को टेस्ट करेंगे और केसेस को कंपेयर करेंगे और क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, एविडेंस को, जो जो एविडेंस कलेक्ट किया है आप उसे क्रिटिकली एनालाइज करोगे बिफोर अराइविंग एट कंक्लूजन्स, राइट, बिफोर अराइविंग एट कंक्लूजन्स, ठीक है। देखो इमाइल डर्काइम जो है ना, उसने बहुत स्ट्रांगली आर्ग्यू किया है दैट सोशियोलॉजी मस्ट बी ट्रीटेड एज साइंस सिमिलर टू नेचुरल साइंसेस। किसने कहा है, इमाइल डर्काइम ने। Who is Emile Durkheim? Emile Durkheim is a very prominent thinker in sociology. Okay. Now, according to him, according to who? According to Emile Durkheim, उसका मानना है कि जो सोशल फैक्ट्स हैं, जो भी सोशल फैक्ट्स हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं आउटसाइड द इंडिविजुअल। ठीक है, सोशल फैक्ट्स एक इंडिविजुअल के बाहर एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए जितने भी आप ऑब्जेक्टिवली इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हो, ठीक है। कोई पर्सनल बायस नहीं है, क्यों? क्योंकि आप इंसान के अंदर की कोई चीज़ों को नहीं पढ़ रहे हो, उसका क्या एक्सपीरियंस है, क्या बिलीफ है, आप उस चीज़ को नहीं देख रहे हो, आप उन फैक्ट्स को देख रहे हो जो बाहर एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। सिंपल सी बात यह है कि सोशल रिसर्च एक एफर्ट है टू मूव फ्रॉम ओपिनियन, आप ये चीज़ लिख सकते हो, एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, टू मूव फ्रॉम ओपिनियन टू एविडेंस। आप उस ओपिनियन से निकलकर, बाहर निकलकर आप किस चीज़ पे तरजीह दे रहे हो, किस चीज़ पे फोकस कर रहे हो, एविडेंस पर। ओके, इट इज़ एन एफर्ट, सोशल रिसर्च इज़ एन एफर्ट फ्रॉम बिलीफ टू वेरिफिकेशन,
आपका बिलीफ है, वो नहीं देखना है हमने हमने वेरीफाई करना है चीज़ों को, इज इट ट्रू और नॉट, हाउ मच इट इज़ ट्रू, हाउ मच इट इज़ वैलिड। ओके, एक इंडिविजुअल के परसेप्शन से मूव कर रही है टू सोशल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सोशली क्या एक्सप्लेन, किस तरीके से वो कर रही है, ना कि आपका इंडिविजुअल परसेप्शन देखा जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाई डू वी नीड सोशल रिसर्च? ऐसा क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है कि हमें सोशल रिसर्च की ज़रूरत पड़ जाती है? देखो, ह्यूमन सोसाइटी जो है वो स्टेटिक नहीं है। स्टेटिक मीन्स एक जगह पे स्थिर नहीं है, इट इज़ डायनेमिक, चलती रहती है, अलग अलग तरीके से इवॉल्व होती है, चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, यानी कि जो सोसाइटी है, अगर हम कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट स्टेटिक, तो वो क्यों स्टेटिक नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, हमारी सोसाइटी कॉन्टिन्यूसली चेंज कैसे कर रही है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो उसने एक तरीके से पूरा सिस्टम चेंज कर दिया, मशीन्स ने रिप्लेस कर दिया ह्यूमंस को। ठीक है, अर्बनाइजेशन यानी कि मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज बाय इन सर्च ऑफ जॉब्स, बेटर लाइफस्टाइल। बहुत सारे रीजंस की वजह से लोगों ने अपने लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए, अपने जॉब्स के सर्वाइवल के लिए, जॉब्स के लिए अर्बनाइजेशन का प्रोसेस हमें देखने को मिला। ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी में भी आप चेंज देखने को मिल रहा है, ग्लोबलाइजेशन कितनी हो रही है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स कितने हो रहे हैं, तो ये चेंजेस होती रह रही हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी जो है स्टैटिक नहीं है। यानी कि सिंपल ऑब्जर्वेशन जो है वो काफ़ी नहीं है कि आपने छोटी सी चीज़ को ऑब्जर्व किया और आपने इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को एक्सप्लेन कर लिया। ये आप देख रहे हो, ये जितने भी प्रोसेसेस हैं इनको बहुत ऑब्जर्व किया है, फिर उनकी आपने पीछे एक कहानी जैसी है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी सेंचुरी में आया, ये हुआ, किस तरीके से ह्यूमंस को हटा के मशीन्स ने रिप्लेस कर लिया और वेजेस कम देने लगे जो भी लोग थे। ठीक है, जो इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे थे। तो मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आपने एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन की और उससे आपने एक बहुत बड़ी चीज़, सिंपल ऑब्जर्वेशन इज़ नॉट सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड दीज कॉम्प्लेक्सेस प्रोसेसेस, कि आपने कुछ भी छोटा सा ऑब्जर्व किया और आपने इतनी स्टेटमेंट्स दे दी, आपका इतनी समझ आ गई आपको, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो सोशल रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए थी क्योंकि इसने अलाउ किया हमें टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स। ये मैं किस चीज़ का आंसर लिख रही हूँ कि सोशल रिसर्च क्यों नेसेसरी हो गई हमारे लिए, वाई सोशल रिसर्च बिकेम नेसेसरी। ओके, क्योंकि इसने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया बिहाइंड इंडिविजुअल एक्शंस। कोई एक चीज़ देख कर नहीं, अलग अलग एक्शंस जो अलग अलग इंसानों के थे उनके पैटर्न्स को समझने की कोशिश की, स्ट्रक्चरल कॉजेस को समझने की कोशिश की। अंडरस्टैंड, स्ट्रक्चरल कॉजेस ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, और थेरीज को डेवलप किया दैट एक्सप्लेन सोशल बिहेवियर एंड डेवलप थेरीज दैट एक्सप्लेन सोशल बिहेवियर। उन थेरीज को डेवलप किया जिससे इंसान के बिहेवियर के बारे में पता चलता है कि वो सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करता है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें सोशियोलॉजी में सोशल रिसर्च की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें सोशल रिसर्च या मेथड्स की क्या नीड पड़ी, उसके लिए एग्जांपल से समझते हैं। देखो, अगर आप एक सुसाइड का कॉन्सेप्ट देखो, सुसाइड, सुसाइड अपीयर्स टू बी डीपली पर्सनल एक्ट। ठीक है, जब हम सुसाइड की बात करते हैं, ये इमाइल डर्काइम ने इसके कॉन्सेप्ट को समझाया है। ठीक है, और सोसाइटी एक बहुत ही पर्सनल एक्ट माना जाता है। ठीक है, लेकिन डर्काइम ने क्या रिवील किया, डर्काइम का क्या माना था? डर्काइम ने कहा कि सुसाइड रेट ना वेरी करता है सिस्टमैटिकली अक्रॉस सोसाइटीज़, वेरी करता है अक्रॉस सोसाइटीज़ और सोशल ग्रुप्स में। ठीक है, कि कहीं सोसाइटीज़ में ज़्यादा आपको सुसाइड रेट देखने को मिलेगा, कहीं पर कम देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो पर्सनल एक्ट्स हैं, हम कह तो रहे हैं कि सुसाइड एक बहुत ही पर्सनल एक्ट है। ठीक है, एक इंसान कर रहा है, वो किसी को पूछ के सुसाइड नहीं कर रहा है, वो खुद सुसाइड कर रहा है, उसकी अपनी कोई रीजंस हैं और उन रीजंस को पता लगाना बहुत टफ है। तो जब हम कह रहे हैं कि वो पर्सनल एक्ट है
और फिर हम कह रहे हैं कि डर्काइम ने ये चीज़ पता लगाई कि सुसाइड जो है वेरी करता है अक्रॉस सोसाइटीज़, ठीक है, और सोशल ग्रुप्स में वो वेरी कर रहा है। तो वो पर्सनल एक्ट कैसे रहा कि अगर सोसाइटीज़ में अलग है, अलग अलग सोशल ग्रुप्स में अलग है, इससे पता ये चलता है कि इस पर्सनल एक्ट को जो हम नाम दे रहे हैं इसके पीछे सोशल कॉजेस कुछ रहे होंगे, तभी उस इंसान को इट लीड टू डू सुसाइड, ठीक है। सो बेसिक सी बात ये है, तो ये तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको दी। अब सोशल रिसर्च का कहने का क्या मतलब है? सी, सोशल रिसर्च हेल्प सोशियोलॉजी फुलफिल इट्स सेंट्रल टास्क, यानी कि आप सोशल रिसर्च से क्या कर रहे हो, आप सोसाइटी को अंडरस्टैंड कर रहे हो विद फुली इन्वेस्टिगेशंस, ऑब्जेक्टिवनेस एंड प्लान्ड स्ट्रक्चर्ड वे, ओके। तो सोशल रिसर्च से आप सोसाइटी को साइंटिफिकली अंडरस्टैंड कर रहे हो, ठीक है। यू आर स्टडिंग सोसाइटी इन अ साइंटिफिक वे रादर देन इमोशनली। आप इमोशनली नहीं स्टडी कर रहे हो, आपके इमोशंस का कोई लेना देना नहीं है सोसाइटी से। अगर हम किसी सोसाइटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके पीछे के पैटर्न्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक सोसाइटी है, वहाँ के लोग क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, उनकी एक पैटर्न को समझना, उनको डेली ऑब्जर्व करना, डेटा फाइंड करना, कलेक्ट करना, ठीक है। rather than emotionally, ठीक है। ओके, नाउ ऑब्जेक्टिव्स क्या है सोशल रिसर्च के? व्हेन वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स, नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल रिसर्च? See, one of the primary objective of social research is to discover social facts. सोशल फैक्ट्स को हम डिस्कवर कर रहे हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ, जब हम सोशल फैक्ट्स को डिस्कवर कर रहे हैं, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, ठीक है, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर that are not random but socially determined, patterns of behavior जो कि random नहीं है। आप एक पैटर्न देख रहे हो, एक इंसान के व्यवहार का, बिहेवियर का, उसका पैटर्न देखे जा रहे हो, लेकिन वो रैंडम नहीं है, that are not random, तभी फैक्ट लगा है, something which is verified, ओके। फैक्ट वर्ड का क्या मतलब है? कुछ चीज़ जो अप्रूवल दिया गया है, जिसको वेरीफाई किया गया है। हमने आई थिंक लास्ट क्लास में भी फैक्ट को डिस्कस किया हुआ है, तो वहाँ से जिन बच्चों को नहीं पता व्हाट इज़ अ फैक्ट, तो कोई भी फैक्ट जो चीज़ वेरीफाई की हुई है और जब इसमें सोशल वर्ड लग जाता है तो इन अ सोसाइटल एस्पेक्ट में हम बात करते हैं, ओके। नाउ पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर दैट आर नॉट रैंडम बट सोशली डिटरमिन्ड, ओके, कि रैंडम तरीके से हमने उन पैटर्न ऑफ बिहेवियर को नहीं ऑब्जर्व किया, ठीक है, वो सोशली डिटरमिन्ड थे और साथ ही साथ में वो वेरीफाई किए हुए थे, इसलिए वो सोशल फैक्ट कहलाए गए। और ये फैक्ट्स जो होते हैं, दीज फैक्ट्स, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड शेप हाउ पीपल, और यही फैक्ट्स शेप करते हैं हाउ पीपल विल थिंक एंड एक्ट, हाउ पीपल विल थिंक एंड एक्ट, ओके। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर इंस्टेंस देखो, मैरिज कस्टम्स, फॉर इंस्टेंस मैरिज कस्टम्स, ठीक है। कास्ट देख लो, कास्ट के कितने सारे रूल्स हैं, ठीक है, जेंडर रोल्स हैं, ये एग्जिस्ट करते थे, ठीक है, एक इंडिविजुअल के आने से पहले ही, और इवन उनकी डेथ के बाद भी वो जो कस्टम्स हैं, वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमने बात की कि सोशल रिसर्च का एक ऑब्जेक्टिव ये है टू डिस्कवर सोशल फैक्ट्स, कि ऐसे क्या फैक्ट्स हैं, सोशल फैक्ट्स हैं जो सोसाइटी में चले आ रहे हैं, और उनमें से हमने एग्जाम्पल ली मैरिज कस्टम, और हमने कहा कि ये जो मैरिज कस्टम्स हैं, कोई ये हम एग्जाम्पल के बेसिस पे मैं समझा रही हूँ कि ये मैरिज कस्टम्स जो हैं ये इंसान से पहले भी थे और उसके मरने के बाद भी चल रहे हैं, तो ये इसका इंसान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो पहले भी उनको इसी तरीके से फॉलो किया जाता था, बाद में भी वैसे ही फॉलो किया जा रहा है। कास्ट रूल्स पहले भी थे
ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्रा से पहले भी आपको देखने को मिलेंगे, और जो जैसे भी अनटचेबल्स जो थे, और ये बाद में उनको नाम दिया। अगर हरिजन्स दिया, हरिजन्स कौन है? अगर आप कह रहे हो कि कास्ट रूल्स चेंज हुए हैं, उन्हें नाम दिया है हरिजन्स की, हरिजन्स हैं, ठीक है। चिल्ड्रन ऑफ गॉड, ये महात्मा गांधी ने दिया था, इफ़ यू नो दैट। तो मैं बात ये है कि कॉन्सेप्ट तो सेम है, ठीक है। आपके आने से पहले भी इसका कॉन्सेप्ट सेम था, और आपके मरने के बाद, यानी कि ये अनटचेबल्स ही हैं, और पहले भी अनटचेबल्स का एक कॉन्सेप्ट रह चुका था, बाद में भी है। तो लोग पहले भी उनको फॉलो कर रहे हैं, जब आप पैदा हुए तब भी ये सब चल रहा था कि हाँ ये शूद्रा का है, ये अनटचेबल है, ये दलित है, इसके इसका कौन खाना खाएगा, इसका पानी कौन पिएगा। और आप थोड़ा सा एक डिस्टेंस मेंटेन भी करते हो, इवन इन टुडेज एरा ऑल्सो। हम कहते तो हैं ऐसा नहीं होता है, बट इफ़ यू विल सी द ग्राउंड रियलिटी, पीपल टेंड टू डू दिस, एंड इन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्कूल लेवल ऑल्सो चिल्ड्रन डू दिस थिंग, बट उस चीज़ को इतना एग्जैजरेट नहीं किया जाता है, या उस चीज़ को बच्चे खुद ही एक दूसरे को बुली भी करते हैं, कोई कास्ट को लेकर बुली करता है, एंड ये चीज़ें एक बहुत बड़ा इश्यूज़ नहीं बनाते हैं बच्चे, क्योंकि वो अगर जो बुली हो रहा है वो चुप करके अगले दिन फिर बुली हो रहा है, फिर चुप करके रहता है। चिल्ड्रन शुड एक्चुअली रेज देयर वॉइसेस, और हमें उनको सिखाना चाहिए कि इफ दिस हैपन्स विद यू, आपको अपनी वॉइस रेज करनी चाहिए, बी बोल्ड इनफ टू एक्चुअली रिटेलिएट अगेंस्ट देम। They cannot put or impose anything which is like a custom or a rule they have made on their own, like a socially constructed होता है ना। ऐसा नहीं है कि कहीं किसी रिलीजन में दिया है, या ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये चीज़ें सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं, हम इंसानों ने ही खुद बनाया है कि ये जो है निचली कास्ट का है, निचली ज़ात का है, इसे दूर रहो या इसका छुओ मत, ये हम लोगों के दिमाग में खुद ही है, और हम लोगों ने खुद ही बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, देखो आप रिसर्च के थ्रू क्या करते हो, जो सोशोलॉजी है, थ्रू रिसर्च सोशोलॉजी आइडेंटिफाइज दीज पैटर्न्स एंड वो एक्सप्लेन करती है इनकी फंक्शनिंग को, ठीक है। अब आ जाओ सोशल रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स? ओके, सी सोशल रिसर्च, जब हम देखो हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो सोशल रिसर्च का ही है, और अब उसके अंडर डिफरेंट टर्म्स होंगी, मेथड्स होंगी, और उसके मेथड्स की एक्सप्लेनेशन होगी, ठीक है। तो ये सोशल रिलेशनशिप्स एक टर्म है, और ये हम कंटेक्स्ट जो है वो सोशल रिसर्च ही रहेगा। गॉट इट? नाउ सोशल रिसर्च ऑल्सो एम्स टू एक्सप्लेन रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट सोशल वेरिएबल्स। एक रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करती है, ठीक है, between different social variables. Society is not a collection of isolated phenomena, rather various elements are interconnected. हमें भी पता है कि जो एक सोसाइटी है वो किसी एक फैक्टर से या किसी एक फिनोमिना से नहीं जुड़ी हुई है। सोसाइटी एक अमेलगमेशन है, सोसाइटी इंटरकनेक्टेड है हज़ारों एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन जो है इट इज़ रिलेटेड टू, और मैंने ऊपर भी आपको बताया कि पावर्टी कॉजेस क्राइम, तो पावर्टी एक अलग कॉन्सेप्ट है, क्राइम अलग कॉन्सेप्ट है, और आप एक स्टेटमेंट अगर दे रहे हो तो उसका कंसेप्ट क्या है, क्या समझ रहे हो, उसका रिलेशन क्या है, तो वो रिलेशन के ही बेसिस में मैंने आपको समझाया था। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एजुकेशन इज रिलेटेड टू ऑक्यूपेशन, कि जो पढ़ाई करेगा उसे ऑक्यूपेशन मिलेगी, ये हम सबका मानना है। अगर आप एजुकेशन करोगे, आप अच्छे एजुकेशन लोगे, तो आपको ना अच्छी जॉब मिलेगी। बचपन से ये बोलते आ रहे हैं, यू स्टडी यू विल गेट अ जॉब, यू विल यू विल नॉट बेग इन फ्रंट ऑफ एनी वन। दिस इज़ वॉट इज़ फीडेड टू अस सिंस चाइल्डहुड, ओके। और कास्ट की बात करते हैं, ओके। कास्ट इज रिलेटेड टू पावर, अगेन रिलेशनशिप ऑफ टू, सॉरी, कास्ट इज रिलेटेड टू पावर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ओल्ड टाइम्स में भी देखोगे, जो ब्राह्मण्स थे ना, उनको काफ़ी तरजीह दी जाती थी, उनको काफ़ी प्रायोरिटाइज किया जाता था, दे आर ब्राह्मण्स, और इनको ये मंदिर में जा सकते हैं, ठीक है, और दे वुड अलाउ इफ़ एनी अदर पर्सन हैज़ टू कम और नॉट, जैसे भी शूद्रास थे उनको अलाउड नहीं था। तो ब्राह्मण्स को बहुत रिस्पेक्ट एंड ऑनर इन द सोसाइटी दिया जाता था, हम सबको पता है। तो कास्ट इज़ रिलेटेड टू पावर, उसके पास ये पावर है, ठीक है। इवन आप देखोगे एंशिएंट टाइम्स में
ये जैसे हमारे चर्च हैं, या आप मिडीवल टाइम्स की बात करो, मुगल्स के टाइम पे ऐसा होता था कि जो खलीफाज होते थे, ठीक है, वो कोशिश करते थे कि हम ना रूलर को चलाएं एक तरीके से। आप पढ़ोगे, मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ोगे, तो वैसे ही चर्च जो था वो स्टेट को चलाना चाहते थे, ठीक है। बात यह है कि कास्ट इज़ रिलेटेड टू पावर। यहाँ पे ब्राह्मण्स आ गए, क्षत्रियास आ गए, अलग अलग कास्ट हैं, ठीक है, और जो जितनी बड़ी कास्ट का है उसके पास पावर है, ओके। तो बात यही है कि इनका आपस में रिलेशन क्या है, ठीक है। तो हम सोशल रिलेशनशिप्स को समझ रहे हैं। रिसर्च क्या करती है, इट इनेबल्स सोशियोलॉजिस्ट टू मूव बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, और एक तरीके से अलाउ करती है कि आस्क व्हाई दीज रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट, ओके। नाउ अब आ जाता है वेरिफिकेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थेरीज। जब इन सोशियोलॉजिकल थेरीज को निकाला जाता है, एक सोशियोलॉजिस्ट है, वो एक सोशियोलॉजिकल थेरी बनाएगा, अच्छे से रिसर्च करेगा, उसकी फिर वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। और आपको पता है जो थेरी सोशियोलॉजी में जितनी भी थेरीज होती हैं उसको इस तरीके से या इस बेसिस पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है कि वो जस्ट बिकॉज दे आर साउंडिंग लॉजिकल तो इसे एक्सेप्ट कर लो, ऐसा नहीं है। बल्कि सोशियोलॉजी में भी ये आपको देखने को मिलेगा कि वो रियल वर्ल्ड डेटा के हिसाब से टेस्ट की जाती है, जितनी भी आप थेरीज देते हो, ठीक है। सोशल रिसर्च प्रोवाइड्स द टूल्स टू वेरीफाई और रिजेक्ट थेरेटिकल क्लेम्स। कोई थेरी दी हुई है तो जो सोशल रिसर्च आप कर रहे हो उससे आपको वो टूल्स मिलते हैं, वो मेथड्स मिलते हैं, और आप उनको अप्लाई करते हो, और फिर उस रिसर्च को आप वेरीफाई करते हो या फिर रिजेक्ट करते हो, फिर वो दैट इज़ इन योर हैंड, ठीक है। एक कार्ल पॉपर करके एक इंसान का नाम है, याद रखिएगा, कार्ल पॉपर, ओके। सी दीज थिंकर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट for the mains, okay. You really need to put the thinkers in your answers to get or to fetch good marks, okay. Your answers should be filled with examples, with thinkers, the quotes they have in their written in their books. Even their books names are very important, okay. Now Karl Popper, he emphasized that a theory is scientific only. Karl Popper क्या कहता है कि एक कोई भी अगर theory है वो तब तक ही साइंटिफिक कहलाई जाएगी जब तक उसे आप टेस्ट करोगे, ठीक है। अगर वो टेस्ट की जा रही है, इफ दैट थ्योरी कैन बी टेस्टेड, और आप एक आइडिया लगा सकते हो कि हाँ ये एक थ्योरी है, इसको आपने टेस्ट कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। तो कार्ल पॉपर का मानना था कि थ्योरी इज साइंटिफिक ओनली इफ इट कैन बी टेस्टेड एंड पोटेंशियली फॉल्सिफाइड। दिस रिसर्च प्लेज अ क्रूशियल रोल इन स्ट्रेंथनिंग सोशियोलॉजी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। तो रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशियोलॉजी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाने के लिए, राइट। अब देखो स्टेप्स जो हैं सोशियोलॉजिकल रिसर्च में, वो आई थिंक मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था, आई डोंट रिमेंबर इफ आई हैव एक्सप्लेन इट नॉट, बट आई फील लाइक आई हैव एक्सप्लेन इट ऑलरेडी। Now let's talk about the steps in social research, okay. देखो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि social research does not happen randomly. Patterns have to be observed, okay, and it has been tested, planned and objectively verified. It follows a logical sequence of steps, okay, and each is building upon the previous one. आप जब तक नया थ्योरी या नया आप कह सकते हो जो स्टेप है वो तभी बिल्ड होगा जब आप पुराने वाले स्टेप को अच्छे से समझा नहीं देती। देखिएगा बहुत इजी है, अंडरस्टैंडेबल है, समझिए इसको और याद भी रखिए। स्टेप्स इन सोशल रिसर्च में सबसे पहला हो जाता है सिलेक्शन ऑफ, या ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस, आई रिमेंबर, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। आपने एक रिसर्च प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करना है जो कि सोशली रिलेवेंट होनी चाहिए, स्पेसिफिक और रिसर्चेबल होनी चाहिए, ठीक है। एक वेग टॉपिक नहीं लेना है, जैसे आपने पावर्टी ले लिया, ठीक है, क्योंकि आपको जब आप एक रिसर्च प्रॉब्लम को देख रहे हो, ये एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है पावर्टी, ठीक है। वेग टॉपिक आपको यहाँ पर अवॉइड करना है लेना। इसमें आप उन इश्यूज़ पे फोकस करोगे, अपने एक रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना है। किस तरीके से आप करोगे, जैसे
हम एक इशू ले लेते हैं, इम्पैक्ट ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट। देखिए कितना स्पेसिफिक है। मैंने आपको ये पहले भी बताया कि किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का सबसे पहला स्टेप होता है कि वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। अब ये देखिए, ये मैंने आपको बताया पावर्टी इज़ अ वेग टॉपिक, इट इज़ वेरी ब्रॉड, वेरी वाइड, एंड वी हैव टू अवॉइड द irrelevance, और यू कुड से नॉट सो स्पेसिफिक। ओके, नॉट सो स्पेसिफिक जो भी हैं उनको हमने वो नहीं लेना है, एज अ आइडेंटिफाई नहीं करना है प्रॉब्लम। अब हम ले लेते हैं, जैसे ये एक हमने एग्जांपल देख रहे हैं कि इम्पैक्ट ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट क्या रहता है। इम्पैक्ट ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स ऑन वुमेन ऑटोनॉमी। ठीक है, वुमेन की ऑटोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट रहता है रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स का। ठीक है, यानी कि इससे आपको एक प्रॉपर, जब आपके पास एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ गई, ये आपको एक डायरेक्शन दे देती है कि हाँ आपकी रिसर्च जो है इसी डायरेक्शन में जाएगी। अब पावर्टी जैसे है, पावर्टी कॉजेज क्राइम। पावर्टी के अंदर इतने एस्पेक्ट्स हैं और आप किस एस्पेक्ट को कवर करोगे, किसको छोड़ोगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा। समझ रहे हो कि पावर्टी जो है इट इज़ सच अ वाइड कॉन्सेप्ट। अभी पावर्टी का अगर हम देखें, पावर्टी में अनएम्प्लॉयमेंट आ सकता है, एजुकेशन की कमी, लैक ऑफ रिसोर्सेज, क्राइम रेट, सुसाइड रेट, कितने कॉन्सेप्ट्स पावर्टी के अंदर आ जाएंगे और आप किस डायरेक्शन में चले जाओगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। इसीलिए सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सबसे पहला स्टेप यही है दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम दैट इज सोशली रेलिवेंट, स्पेसिफिक एंड रिसर्चेबल। ओके, so why I have talked about poverty as a vague topic, because I've told that it will go in different direction, it is very vast. Okay, और जब आपने एक बार प्रॉब्लम सेलेक्ट कर ली कि आपकी ये प्रॉब्लम है और आपने ये चीज़ सेलेक्ट कर ली, अब जो रिसर्चर है वो इसे पढ़ेगा, अच्छे से समझेगा, और जितने भी वर्क्स हैं इसके रिलेटेड उनको पढ़ेगा, समझेगा। इससे क्या होता है, जब आप उसके रिलेटेड वर्क, इसके रिलेटेड जितना भी वर्क लिखा हुआ है, मैंने जैसे ही आपको एक प्रॉब्लम लिख के दी है, जितने भी वर्क आप एग्जिस्टिंग वर्क्स को जब आप पढ़ते हो, इससे आपको पता चलता है कि क्या चीज़ें पहले कवर हो चुकी हैं, क्या चीज़ें पहले सोशोलॉजिस्ट ने पढ़ रखी हैं, कौन कौन से गैप अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं इस स्टडी में। ठीक है, उससे आपकी जो करंट रिसर्च होगी वो एक तरीके से कुछ नया एक्सपेरिमेंट करेगी, कुछ नया कंट्रीब्यूट करेगी। ओके, तो इसे हम कहते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। व्हाट इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर? इट इज़ दैट यू आर आइडेंटिफाइंग that different works of the problem, so existing work jitne bhi hain that is related to the topic, you are going to find it out, and it will really help you in understanding what has already been studied, what has already been covered, and whatever gap is existing you will get to know. Okay, so literature review जो होता है it prevents duplication. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका ये वर्क जो है, एक इंसान ने, एक सोशोलॉजिस्ट ने जो वर्क लिखा है और आपका वर्क दोनों का सिमिलर है, तो फ़ायदा क्या हुआ? व्हाट इज़ न्यू इन इट? ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने ये वर्क पढ़ा हुआ है, तो इट विल अलाउ यू, ओके, प्रिवेंट डुप्लीकेशन, और आपके रिसर्च क्वेश्चन को बहुत शार्पन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया हमारा, जो इसे कहते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ओके, थर्ड इज फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, देखो हाइपोथेसिस इज अगर हम हाइपोथेसिस की बात करें, इट इज़ अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। इट इज़ अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा, जैसे एक टेंटेटिव डेट शीट कहते थे कि दिस वुड बी अन डेट शीट, दिस इज गोइंग टू बी डेट शीट, थोड़ा सा इसमें चेंजेस होंगे, एक हाइपोथेटिकली आपको टेंटेटिव डेट शीट के नाम पर बोल दिया जाता है। ठीक है, बेसिकली वो स्कूल अथॉरिटी की एक अजम्पशन रहती है कि इस दौरान पर ही एग्ज़ाम्स होंगे, और अगर कुछ ओकेजन रह गया या कोई इवेंट हो गया तो हम थोड़ा सा ऊपर नीचे 19-20 का फ़र्क होता है। अगर सो बेसिकली आप एक तरीके से पहले से एक अज्यूम कर लेते हो कि इस दिन एग्ज़ाम होगा या इस दिन आपका डेट शीट रखी जाएगी। सो हाइपोथेसिस इज टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, और अजम्पशन भी कह सकते हो, और अजम्पशन
that the researcher seeks to exist. Okay, sorry, this word what I'm writing. Okay, that the researcher seeks to test, कि मुझे क्या टेस्ट करना है. वो अपने माइंड में एक तरीके से एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन सोचते हैं कि यार यही क्वेश्चन है, इस पे मैं फोकस करता हूँ. ऐसा होता है क्या? पूरी रिसर्च करोगे फिर आप, मतलब आपने सोचा जो माइंड में कि हाँ एक मैं इस पे फोकस करता हूँ, इस पे देखता हूँ, ऐसा होता है क्या? आपने अपने माइंड में वो चीज़ हाइपोथेसिस रखा और फिर आपने पूरी रिसर्च कर दी और एंड में कंक्लूजन निकाला जो आपने हाइपोथेसिस लिखा था, क्या ऐसा ही हुआ या ऐसा नहीं है? समझे बात को? एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप एक तरीके से एजुकेशन और इनकम को पढ़ना चाहते हो और आप नहीं चाहोगे कि मैं उसको एक वेग तरीके से, ऐसे धुंधले तरीके से ना, मतलब फजूल में नहीं पढ़ना चाहोगे, आप उसके एक्चुअल में पढ़ना चाह रहे हो. तो आप हाइपोथेसिस आपका क्या रहेगा कि हायर एजुकेशन लीड्स टू हायर इनकम लेवल्स, ये आपके माइंड में है. ऐसा कुछ होता है कि अगर मेरा अब ये आपका फील है, आपका परसेप्शन है और आप इसी परसेप्शन को टेस्ट करना चाहते हो, तो आप पूरी थ्योरी को रिसर्च करोगे एंड टिल दी एंड आपका ये अच्छे से रिसर्च रहेगा. यू विल कलेक्ट डेटा और आपका ये हाइपोथेसिस आपको एक डायरेक्शन देगा कि इसी डायरेक्शन में रहना है, यू डोंट हैव टू डाइवर्ट फ्रॉम इट. तो आपने वो क्वेश्चन रखा अपने माइंड में, एक हाइपोथेसिस अपने माइंड में रखा, हायर एजुकेशन लीड्स टू हायर इनकम लेवल्स, ठीक है. फिर इससे आपको क्या पता चलेगा, रिसर्चर को क्या पता चलेगा कि जो भी उसने टेस्ट निकाला पूरा, कि उसकी जो अजम्पशन थी वो ट्रू थी या नहीं थी, whether it was true in reality or not. Okay, then comes research design. research design एक blueprint होता है, ठीक है. research design is basically a blueprint of the study. इस तरीके से आप पढ़ना चाहते हो, वो आपने पहले ही एक डिज़ाइन करके रख लिया, इस तरीके से मैं मेथड्स को यूज़ करूँगा. यानी कि आपके जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हैं वो आप रिसर्च डिज़ाइन के थ्रू आंसर कर लेते हैं. जैसे आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं, यार मैं कौन सा मेथड यूज़ करूँगा, कौन सा डेटा इसमें ज़रूरी है, ये सारे आप पहले सोच रहे हो, किस तरीके से स्टडी करूँगा, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, आप पहले से एक डिज़ाइन लेआउट कर लेते हो. यार पहले ना मैं इंट्रोडक्शन लिखूँगी बहुत खूबसूरत सी, या आपका ऐसा होता है पहले मैं कोट लिखूँगी, ठीक है. देन आई विल गिव द इंट्रोडक्शन, देन आई विल स्टार्टेड विद द मेन कंटेंट, द बॉडी, ओके. देन आई विल put some questions to gain the attention of the audience. आपने एक लेआउट क्रिएट किया. कैन यू सी दैट? दैट इज़ अ रिसर्च डिज़ाइन, अ ब्लूप्रिंट. अब मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीके से समझा रही हूँ, फिर आपने कंक्लूजन सोचा, इसका कंक्लूजन इस तरीके से है, ठीक है. एंड में आपने सोचा यार मैं जय हिंद करके भी बोलती हूँ, बहुत अच्छा लगेगा. तो आप देख रहे हो एक अपने माइंड में एक लेआउट क्रिएट किया, इस तरीके से मेरा डिज़ाइन रहेगा, इस तरीके से मैं बोलूँगी, इन चीज़ों को मैं देखूँगी. अब आप इसको ही अगर आप सोशोलॉजिकल रिसर्च में देख लोगे तो इसमें बस यही चीज़ें चेंज होंगी कि आपने इस तरीके से, यार मैं इसका ना डेटा निकालूंगी, कैसे एनालाइज करूँगी, ठीक है, और क्या मेथड्स यूज़ करूँगी. आप ये मन में सोच रहे हो, एक डिज़ाइन लेआउट कर रहे हो, ठीक है. और अगर एक वीक रिसर्च डिज़ाइन रहेगा तो उससे आपके वीक रिसर्च डिज़ाइन से इट विल लीड टू अनरिलायबल कंक्लूजन्स. चाहे आपने कितने भी एफर्ट डाले होंगे, लेकिन अगर आपका रिसर्च डिज़ाइन वीक होगा ना तो आपके जो कंक्लूजन्स होंगे वो अनरिलायबल होंगे, ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है डेटा कलेक्शन. नाउ द डेटा कलेक्शन प्रोसेस हैज स्टार्टेड. डेटा कलेक्शन, ओके. देखो इस स्टेज में क्या होता है, आप जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसे गैदर करते हो, ठीक है. इट इन्वॉल्व्स गैदरिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड्स, और मेथड्स को यूज़ करते हो, रिसर्च मेथड्स को यूज़ करोगे, ठीक है. जैसे कि क्वेश्चनर हो गया, इंटरव्यू हो गया, सर्वेज हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, दैट्स योर चॉइस, ओके. एंड द चॉइस ऑफ द मेथड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम. अब आपकी ये रिसर्च प्रॉब्लम है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर रिसर्च प्रॉब्लम एंड आपको लगता है कि इसके साथ ना इंटरव्यू बहुत सही जाएगा, मैं लोगों का इंटरव्यू लेती हूँ. आजकल आप व्लॉगर्स को भी देखोगे कैसे वो पॉडकास्ट कर रहे हैं अलग अलग लोगों का. आई डोंट नो, देयर वाज दिस गर्ल who was taking the podcast of those people who have gone famous or viral for maybe for a month, for few months, and उनको लोगों ने कुछ months के लिए याद रखा, now they have all disappeared. So she went to their homes and ये आप वहाँ से एक तरीके से एग्जाम्पल देख सकते हो कि कैसे उसने डेटा कलेक्ट किया. उसने सोचा कि मैं इनका इंटरव्यू लेती हूँ, उनसे पूछती हूँ, क्वेश्चंस करती हूँ,
ठीक है, तो मतलब उसका टॉपिक के रिलेटेड उसने वो चूज़ किया। ओके, तो जो टॉपिक है, तो चॉइस ऑफ मेथड है, वो डिपेंड करेगा आपका नेचर क्या रहेगा रिसर्च प्रॉब्लम का। नेक्स्ट आ जाता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, देखो कलेक्टिंग डेटा बाय इटसेल्फ हैज़ नो मीनिंग। आपने बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं एक साइबर कैफ़े गई, मैंने कहा भाई मुझे बहुत सारा डेटा क्राइम रेट पर दे दो, क्या क्राइम चल रहा है। उसने मुझे दिल्ली का भी दे दिया, मुंबई का भी दे दिया, अच्छा पोलैंड का भी दे दिया, यूएसए का भी दे दिया, एंड इंडिया की बहुत सारी स्टेट्स का दिया और कुछ कंट्रीज़ का दिया। वो डेटा तो मैंने निकलवा लिया या मैंने खुद कलेक्ट कर लिया। ये एक एग्जांपल मैं आपको छोटी सी दे रही हूँ। हम द डेटा इज़ देयर, बट until unless you will not organize the data. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पहले अपनी स्टेट, अपनी कंट्री का डेटा क्राइम रेट का निकाला है, आप कैसे उसको ब्यूटिफुली रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने डेटा को। फर्स्ट यू आर गोइंग, या तो आप ऊपर से नॉर्थ टू साउथ स्टेट्स को डेटा दिखा रहे हो अपनी उसमें, या फिर हायर टू लोअर क्राइम रेट को पहले आप दिखा रहे हो, या फिर पहले आप इंटरनेशनल पूरा अपनी बुकलेट में दिखा रहे हो, फिर आप नेशनल दिखा रहे हो। मतलब एक सिस्टमैटिक वे में जो आप अगेन माइंड में सोच के रखोगे। सो इट शुड बी वेरी क्लासिफाइड, वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड एनालाइज्ड। ओके, इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व्स लिंकिंग फाइंडिंग्स टू सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज, नॉट मेयरली प्रेजेंटिंग नंबर्स। ओके, आपकी वो फाइंडिंग्स लिंक्ड होनी चाहिए टू सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स। ओके, नेक्स्ट आ जाता है रिपोर्ट राइटिंग। नेक्स्ट इज report writing. See, this is the final stage which it involves presenting findings in a systematic manner. जो भी अब आपकी फाइंडिंग्स हैं, आपने उनको प्रेजेंट किया एक बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में। और एक जो रिसर्च होती है, एक रिसर्च रिपोर्ट है, जैसे एक रिसर्च रिपोर्ट है, इट कम्युनिकेट्स कंक्लूजन्स। वहाँ पे आपका ये सब दिखना चाहिए, खुद ही आपकी रिपोर्ट बतानी चाहिए आपकी कंक्लूजन्स क्या हैं, आपकी लिमिटेशंस क्या है, आपके फ्यूचर रिसर्च के लिए सजेशंस क्या हैं। यानी कि आपकी रिपोर्ट राइटिंग इट शुड बी सच ब्यूटिफुली प्रेजेंटेड, द फाइंडिंग्स, द नंबरिंग्स, एवरीथिंग, that it should itself communicate the conclusions, the limitations and suggestions for future research. Okay, so हमने पूरा रिसर्च डिज़ाइन देख लिया कि किस तरीके से रिसर्च डिज़ाइन करते हैं। सो रिसर्च डिज़ाइन इज़ वेरी क्रूशियल। ओके, क्योंकि ये क्या इंश्योर कराता है कि हमारी जो रिसर्च है वो सिस्टमैटिक रहेगी, कंट्रोल्ड रहेगी और वैलिड रहेगी। ओके, और ये थ्योरेटिकल आइडियाज़ को कनेक्ट करता है एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन के साथ। थ्योरेटिकल आइडियाज़ जितने भी हैं उसको किसके साथ कनेक्ट कर रहा है, एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन के साथ। ओके, देखो सोशियोलॉजी में जितने भी एम्पिरिकल डिज़ाइंस हैं, देखो एम्पिरिकल मैं आपको पहले भी बताया था, एम्पिरिकल एक्सपेरिमेंटेशन को ही कहते हैं। ठीक है, आपने जो भी थ्योरी पढ़ी है, उन आइडियाज़ को एक्सपेरिमेंट किया है और उनकी इन्वेस्टिगेशन एक्सपेरिमेंट तरीके से की है। ठीक है, दैट इज़ एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन। ना सोशियोलॉजी में देखो जो भी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस है ना, वो बहुत रेयर है। ठीक है, क्योंकि सोशल वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करना भी कास्ट है। कास्ट, जेंडर, ये ना बहुत ज़्यादा एथिकल और प्रैक्टिकल इश्यूज़ को क्रिएट कर लेता है, रेज करता है। ठीक है, ये केसेस सोशोलॉजिकल, जो हमारी सोशोलॉजी में एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस इतने रेयर क्यों हैं, क्योंकि ऐसे वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करना, कास्ट हो गया, जेंडर हो गया, इन सब वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा एथिकल और प्रैक्टिकल इश्यूज़ को राइज करता है। ठीक है, रेज करता है। इसलिए जो सोशोलॉजिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव और कंपैरेटिव और डायग्नोस्टिक डिज़ाइंस पर रिलाई करते हैं। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंटल पर इतना नहीं करते हैं, क्योंकि अगर इन पे एक्सपेरिमेंट होने लग जाए तो बहुत ज़्यादा एथिकल और प्रैक्टिकल इश्यूज़ खड़े हो जाएंगे। ठीक है, कंपैरेटिव रिसर्च फॉर एग्जांपल अलाउज सोशोलॉजिस्ट टू स्टडी। हमने कंपैरेटिव का नाम से ही आपको समझ आ जाएगी
कि कंपैरेटिव स्टडी रिसर्च क्या होता है, आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, सिमिलैरिटीज़ देख रहे हो और डिफरेंसेस देख रहे हो अक्रॉस सोसाइटीज़। इससे आप एक तरीके से यूनिवर्सल पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हो और कंटेक्स्ट स्पेसिफिक वेरिएशंस को, ठीक है। देखो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हाइपोथीसिस है, ठीक है, एंड मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, किस तरीके से क्या क्या मेथड्स रहेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझाना, ठीक है। ये एक मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, 2 कॉन्सेप्ट्स को मैं इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करना चाहूँगी एंड उसके बाद जो हमारे मेथड्स रहेंगे वो मैं आपको इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करवाऊँगी। ओके, नाउ द significance of why it's not working. देखो अगर हम रिसर्च मेथडोलॉजी की सिग्निफिकेंस की बात करें, क्या सिग्निफिकेंस है रिसर्च मेथडोलॉजी का? See, it is necessary in sociology as it differentiates the sociological work from the lay person knowledge of society, ठीक है। ऑब्वियसली एक सोशोलॉजिकल वर्क में डिफ्रेंशिएशन रहेगा। एक इंसान है वो अपने से, मैंने आपको पहले भी आई थिंक मेरा पहला यही चीज़ था कि आपने एक छोटा सा एक इवेंट को ऑब्जर्व किया, बहुत छोटे से इवेंट को, और एक डे में एक छोटे से इवेंट को ऑब्जर्व किया और आपके बहुत सारे ओपिनियंस बिल्ड हो गए उस इंसान के लिए, उस इंस्टीट्यूशन के लिए, ठीक है। तो ले मैन पर्सन के नॉलेज से 1000 दुगना बेहतर है आपका सोशोलॉजिकल वर्क, क्योंकि विच इज़ फुल ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एम्पेरिकल एविडेंसेस हैं उसमें। तो उस तरीके से ये डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है कि सोशोलॉजिकल वर्क जो है वो क्या काम करता है, सोशोलॉजिकल रिसर्च क्या उसकी, मतलब उसकी क्या क्वालिटी रहती है, और एक इंसान की ले पर्सन नॉलेज क्या रहता है सोसाइटी के बारे में, ठीक है। एक सिग्निफिकेंस ये हो गया कि आप एक्चुअल में वेरीफाई कर सकते हो, और वो वेरीफाइड कौन सा है, सोशोलॉजिकल वर्क है। नेक्स्ट है हमारा रिसर्च वर्क। रिसर्च वर्क प्रोवाइड्स लेजिटिमेसी एंड रिलायबिलिटी, ठीक है। जो रिसर्च वर्क है वो आपको एक रिलायबिलिटी देता है, लेजिटिमेसी देता है, और इससे आप ऑब्वियसली उसकी एक वाइडर एक्सेप्टेंस तो आपको दिखेगी ना सोसाइटी में, उस सोशोलॉजिकल वर्क की आपको एक वाइडर एक्सेप्टेंस दिखेगी, क्योंकि वो अब आपको एक लेजिटिमेसी भी दे रहा है और रिलायबिलिटी भी दे रहा है। थर्ड आपका है कि आप डिफरेंट मेथड्स को यूज़ कर रहे हो डिफरेंट पर्पसेस के लिए, ठीक है, डिफरेंट मेथड्स को यूज़ कर रहे हो, जैसे पॉजिटिव रिसर्च फॉर मैक्रो स्टडी, नॉन पॉजिटिविस्ट रिसर्च को आप माइक्रो स्टडी के लिए यूज़ करो, तो अलग अलग मेथड्स को इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। देखो जो रिसर्च मेथड्स हैं ना जो सोशोलॉजी में यूज़ किए हैं वो 3 कैटेगरीज में आए हैं। सोशोलॉजिकल द रिसर्च मेथड्स which are used in sociology are coming in 3 categories, ठीक है। एक आ गया क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। सेकंड कैटेगरी आ गई माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो एंड मैक्रो मेथड्स। थर्ड आ गया प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, ठीक है। ये 3 कैटेगरीज रहेंगी रिसर्च मेथड्स की, और आगे जो भी क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, माइक्रो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी है बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। एक और चीज़ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा डेप्थ में, हाइपोथेसिस को, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, हाइपोथेसिस एंड वेरिएबल्स। सो देखो हाइपोथेसिस जो है ना, इट इन्वॉल्व्स वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जो हैं वो मेजरेबल एस्पेक्ट्स रहते हैं सोशल रियलिटी के, दैट कैन चेंज। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा वेरिएबल्स के बारे में, जो वेरी करते हैं, जो चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो मेजरेबल एस्पेक्ट्स कौन हैं जो आप मेजर कर सकते हो, वो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ऑफ सोशल रियलिटी दैट कैन चेंज। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इट इज़ द प्रिज्यूम्ड कॉज, while a dependent variable is the outcome. Sometimes an intervening variable explains how one variable influences another. एक independent variable है, उसे हम कहते हैं कि ये ना एक presumed
कॉज है। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, सबसे पहले तो ये समझो कि एक हाइपोथेसिस जो है ना, वो हमेशा वेरिएबल्स को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। हाइपोथेसिस ऑलवेज इन्वॉल्व वेरिएबल्स। आई थिंक इट इज़ अगेन अ वेरी ह्यूज कॉन्सेप्ट। इसको पढ़ाने के लिए इट विल टेक टाइम, सो लेट्स एंड द चैप्टर हियर ओनली फिलहाल के लिए। और हाइपोथेसिस एंड वेरिएबल्स आल्सो थोड़ा सा ये भी लंबा जाएगा, तो इट विल गो इन द नेक्स्ट चैप्टर ओनली। थैंक यू फॉर टुडे।